तो ऑटोमेटिकली मैडम को छींकें आनी चालू हो जाती हैं। लिंग निर्धारण की स्पष्ट जानकारी, लिंग निर्धारण की सबसे स्पष्ट जानकारी सबसे पहले हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने 1819 में अपने द्वारा किए गए प्रयोग, जो कि उन्होंने किया था कीटों पर प्रयोग, इसके समय दी। बात हो रही थी कब की बेटा? 1819 की। किसी ने गलती से 1981 लिखा ना तो खूब कुटाई होगी, है ना। हम बात कर रहे हैं 1819 की। 1819 में हैकिंग ने कीटों पर बहुत सारी जेनेटिक रिसर्चेस की, आनुवांशिक खोजें की। हैकिंग ने 1819 में ये देखा कि जब कीटों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, जब कीटों में जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के दौरान 50% स्पर्म्स ऐसे बनते हैं जिनमें एक्स काय होते हैं, ठीक है, और 50% ऐसे होते हैं जिनमें एक्स काय एब्सेंट होते हैं, एक्स काय नहीं होते। इन्होंने देखा कि भैया जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो रही है, कीटों में हो रही है, तो उन्होंने पाया कि 50% स्पर्म जो हैं वो एक्स काय युक्त हैं, जबकि 50% एक्स काय रहित है। तो ये जो एक्स काय है इसे उन्होंने लिंग निर्धारक कहा। कीटों में लिंग निर्धारण करने वाला उन्होंने किसे नाम दिया बेटा? एक्स काय को। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इस एक्स काय यानी कि एक्स बॉडी को नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। ऐसे करके हैकिंग की रिसर्च के परिणाम स्वरूप बाद में हमारे एक्स गुणसूत्र, एक्स क्रोमोसोम की खोज हुई। डन, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो फिर से शुरू करते हैं। लिंग निर्धारण की शुरुआत कहाँ से हुई है, हम इस जर्नी को समझ रहे हैं। पहले सन 1819 में हैकिंग ने कीटों पर किए गए अपने प्रयोग के दौरान ये पाया, ये कर रहे थे बेटा कीटों पर रिसर्च, और कीटों पर रिसर्च के दौरान इसमें होने वाली आनुवांशिक विभिन्नताओं का उन्होंने अध्ययन किया, और उन विभिन्नताओं की रिसर्चेस के समय उन्होंने देखा कि जब कीटों में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के दौरान 50-50 का रेशो बनता है गुणसूत्रों का। 50% जो गुणसूत्र होते हैं, 50% जो शुक्राणु होते हैं वो एक्स काय युक्त होते हैं, इनमें कोई संरचना एक्स जैसी उन्हें देखने को मिली, और 50% एक्स रहित होते हैं। तो जो एक्स युक्त होते हैं बेटा शुक्राणु, एक्स युक्त जो शुक्राणु होते हैं, इसमें एक्स काय जो है, एक्स बॉडी जो है, इसे बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने एक्स क्रोमोसोम नाम दिया, और इस तरह बेटा एक्स क्रोमोसोम की हो गई खोज। इस तरह एक्स क्रोमोसोम की हो गई खोज। डन, यहां तक समझ में आ गया? अब क्रोमोसोम की खोज तो हो गई, लेकिन इससे लिंग निर्धारण का क्या लेना देना है? तो इसी आधार पर हमें पता चलेगा कि लिंग निर्धारण की बहुत सारी प्रणालियां हैं। लिंग निर्धारण की बहुत सारी प्रणालियां हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं। नंबर 1 जो आपके सिलेबस में दी हुई है, जो वास्तविक तौर पे भी है, उसे कहा जाता है नर विषम युग्मकता। नर विषम युग्मकता, मेल हेट्रो हेट्रोगैमेटी। नर विषम युग्मकता, मेल हेट्रोगैमेटी। इसमें जो नर होंगे वो विषम युग्मजी होंगे,
जो नर होंगे वो विषम युग्मजी होंगे और जो मादाएं होंगी, जो फीमेल होंगी, वो समयुग्मजी होगी, समयुग्मजी होगी। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य में जो नर होते हैं वो XY क्रोमोसोम वाले होते हैं और जो मादा होती है वो XX क्रोमोसोम वाली होती है। नंबर 2, कीट में जो नर होते हैं वो XO क्रोमोसोम वाले होते हैं और जो मादा होती है वो XX क्रोमोसोम वाली होती है। ठीक इसी प्रकार फल मक्खी, जिसे कहा जाता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, इसमें भी जो नर होंगे वो XY वाले होंगे, जो मादा यानी कि फीमेल होगी वो XX वाली होगी। इस प्रकार अगर नर विषम युग्मजी हो, अगर नर में जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र है वो विषम युग्मजी हो, मतलब अलग अलग पेयर वाला हो, तो हम इसे कहेंगे नर विषम युग्मकता, मेल हेट्रोगैमेटी। अब इनमें जो लिंग निर्धारण का डिपार्टमेंट है, इन जीवों में जो लिंग निर्धारण करने का डिपार्टमेंट है कि जो अगली संतान होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, वो नर होगी या मादा होगी, ये निर्धारण मेल करते हैं ना कि फीमेल, क्योंकि फीमेल में तो एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, फीमेल में एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, तो फीमेल यहाँ लिंग निर्धारण का काम नहीं करती। यहाँ लिंग निर्धारण करने का काम किसका होता है? मेल्स का होता है। नंबर 2 मादा विषम युग्मकता, देखिए लिंग निर्धारण या तो नर करेंगे या मादा करेगी। अगर नर कर रहे हैं तो दैट इज नर विषम युग्मकता, और अगर मादा कर रही हैं तो मादा विषम युग्मकता को फीमेल हेट्रोगैमिटी भी कहते हैं। ये आपको नाम पूरे याद रखने हैं, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। अब अगर मादाएं जो हैं, फीमेल जो है वो विषम युग्मजी हो, वो कैसी हो? विषम युग्मजी हो, और जो नर हैं, जो मेल हैं, वो समयुग्मजी हो, तो हम इसे कहेंगे मादा विषम युग्मकता। ये पाई जाती है किस में? तो ये पाई जाती है, वो क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी, है ना, मुर्गी, हेंस, ठीक है, मुर्गा या मुर्गी। इसके अलावा मुर्गियों के अलावा मोर में पाई जाती है ना। तो इन जीवों में बेटा पक्षी में, ठीक है, इनमें मादा विषम युग्मकता पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मादा होगी वो विषम युग्मजी होगी और जो नर होंगे वो समयुग्मजी। ओ माय मैं वापस समयुग्मजी क्यों लिख रही? जो नर होंगे वो समयुग्मजी होंगे। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि लिंग निर्धारण 2 विधियों से हो सकता है। पहली विधि है नर विषम युग्मकता, मेल हेट्रोगैमिटी, और दूसरी विधि है मादा विषम युग्मकता, जिसे हम कहते हैं फीमेल हेट्रोगैमिटी। इतना हल्के में मत लेना बेटा ये टॉपिक, बाय गॉड सेक। इतने अच्छे से इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, है ना। और फिर जब इससे क्वेश्चंस बनेंगे ना तो पल्ले नहीं पड़ेंगे, तो है समझ ही नहीं आएंगे। तो बेटर इज दैट कि अभी देखो, बाद में देखो, थक जाते हो। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि दिन भर आप लोग, सुबह भी क्लासेस होती हैं, फिर दोपहर में आप लोग स्कूल में होते हो पूरा टाइम, फिर शाम को आते हो, थक जाते हो, थोड़ा बहुत खेलना कूदना, दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं। तो आई नो कि इस टाइम तक एनर्जी बचती ही नहीं है कि तुम पढ़ पाओ। लेकिन आप ही बताओ कि आपको हम कब पढ़ाएं? पढ़ाना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ाना पड़ेगा।
तो जब आपको समय मिले तब देखिए, लेकिन कंटेंट आपको रोज का रोज पूरा तैयार करना है। अगर आप इसी क्लास को सुबह में देख सकते हैं कंफर्टेबली आराम से, तो कोई नहीं, तुम सुबह पढ़ो। कमेंट करके जरूर बताना कि यस मैम अभी मैं क्लास लगाया, मुझे समझ में आया या मुझे अच्छा लगा। जो भी आपका फीडबैक हो आपको देना है। लाइव में नॉर्मल कमेंट कर देते हो, बाद में रिकॉर्डेड में भी कमेंट सेक्शन ऑन होता है, आप वहाँ पे कमेंट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखिएगा बेटा ध्यान से, ध्यान से, है ना। चलिए, लिंग निर्धारण की 2 प्रकार की विधियां हैं। नंबर 1, एक होती है नर विषम युग्मकता, जिसमें नर जो होते हैं वो विषम युग्मजी हों, अलग अलग क्रोमोसोम वाले हों, इनमें लिंग गुणसूत्र जो है वो अलग अलग हो। मादाएं जो हैं वो समयुग्मजी हो, है ना, मादाएं जो है वो समयुग्मजी हो। तो हम ऐसे जोड़े को, इस विधि को कहेंगे नर विषम युग्मकता। इसमें जो नर होते हैं वो लिंग निर्धारण का काम करते हैं, और इस प्रकार का लिंग निर्धारण नर में, मनुष्यों में होता है, कीटों में होता है। फल मक्खी जिसे कहा जाता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इसमें भी होता है। और लगभग सभी स्तनी वर्ग में नर विषम युग्मकता ही पाई जाती है। लगभग सभी स्तनी वर्ग में नर विषम युग्मकता ही पाई जाती है। नंबर 2, दूसरी विधि है मादा विषम युग्मकता, जिसमें फीमेल जो होती हैं वो विषम युग्मजी होती हैं, ZW प्रकार का होता है इनका क्रोमोसोम का जोड़ा, और जो नर होते हैं वो ZZ प्रकार के होते हैं। तो हम इसे कहेंगे बच्चा मादा विषम युग्मकता, यानी कि फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो लिंग निर्धारण की कितनी प्रणालियां हैं? 2, नर विषम युग्मकता जिसमें नर विषम युग्मजी होंगे, मादा समयुग्मजी होगी। मादा विषम युग्मकता जिसमें मादा विषम युग्मजी होगी और नर समयुग्मजी होंगे। इसके अलावा तीसरी एक अलग विधि जो पाई जाती है वो है मधुमक्खी में। मधुमक्खी जिसे कहा जाता है मधुप। इसमें थोड़ा अलग है बेटा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। इसमें जो फीमेल मक्खी होती है, जो मादा मक्खी होती है, उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, और जो नर होता है उसमें 16। इसे डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, इसका नाम क्या है, इसका क्या है, कैसे युग्मक जनन होगा, कैसे नई पीढ़ी बनेगी, ये आप आगे समझोगे। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मनुष्य में और ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, क्योंकि दोनों का एक ही टाइप का लिंग गुणसूत्र है। मनुष्य में भी नर में XY है, ड्रोसोफिला में भी नर में XY है। तो पहले हम मनुष्य और ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम समझते हैं बच्चा मनुष्य व, बहुत तेज पानी आ रहा है, फल मक्खी में लिंग निर्धारण। आई होप सो कि कोई दिक्कत ना हो, टेक्निकल है ना, बढ़िया हमारी क्लास चल रही है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए, मनुष्य व फल मक्खी में लिंग निर्धारण। इनमें जो मादा होती, इनमें जो नर होते हैं उनमें XY गुणसूत्र होते हैं, और जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो समयुग्मजी XX प्रकार का होता है। जब युग्मक जनन होता है तो XY अलग अलग हो जाएगा, शुक्राणु, यहाँ Y शुक्राणु। इधर युग्मक जनन होगा तो XX प्रकार का होगा, X अंडाणु, इधर भी X अंडाणु, ठीक है। अब अगर XY, X शुक्राणु, Y शुक्राणु, X अंडाणु और X अंडाणु, ठीक है। अब अगर X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु X क्रोमोसोम वाले अंडाणु से मिले तो बनेगा XX, बनेगा XX, अर्थात ये बनेगी लड़की, या आप इसे कहोगे मादा।
वहीं अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो बनेगा XY, जो कि है नर या लड़का। क्योंकि हम यहाँ दोनों में समझ रहे हैं, मधुमक्खी में भी ऐसा ही होगा, फल मक्खी में भी ऐसा ही होगा। वहीं अगर X वाला इस X से मिल जाए, ये X वाला इस X से मिल जाए, तब भी XX बनेगा और तब भी जन्म होगा मादा का, लड़की का। और अगर आखिरी में ये वाला X इस वाले Y से मिल जाए तो बनेगा XY, यानी कि होगा नर या लड़का। अब आप इसे ऐसे समझें कि दो केसेस में लड़की या मादा बन रही है, दो केसेस में लड़के या नर बन रहे हैं, तो 50% चांस होते हैं कि लड़की होगी जब XX बनेगा और 50% चांस होते हैं लड़का होने के, यानी कि XY बनने के। यानी कि क्या बनने के बच्चा? XY बनने के। क्लियर है बेटा? चलो कमेंट कर दो रे, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो। ध्यान से देखिएगा, हम समझ रहे हैं लिंग निर्धारण, और अभी जो हम समझ रहे हैं वो नर विषम युग्मकता यानी कि मेल हेट्रोगैमेटी के आधार पर लिंग निर्धारण, जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा है मनुष्य का, कीट का, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर और मनुष्य में सेम टाइप के नर विषम युग्मजीय अवस्था में होते हैं और मादा समयुग्मजीय अवस्था में होती है, तो इनमें लिंग निर्धारण एक ही प्रकार का होता है। लेकिन कीट थोड़ा अलग है, कीट में भी नर विषम युग्मकता है, लेकिन इसके पास केवल एक X है, दूसरा एब्सेंट है, और मादा जो है वो XX वाली है। तो यहाँ क्या होगा वो आपको आगे समझ में आएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ बेटा। चलिए, अब नर विषम युग्मकता में पहला एग्जाम्पल हमने मनुष्य का पढ़ा। मनुष्य में जो नर होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं, जो मादा होती है वो समयुग्मजी होती है। विषम युग्मजी होने के कारण जब युग्मक जनन होता है तो XY से XY प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन मादा में X से XX प्रकार के अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब अलग तो इधर ही है, इधर तो दोनों सेम है। तो X अगर X से मिले, किसी भी X से मिले, तो XX कंडीशन बनेगी, इस स्थिति में लड़की होगी या मादा बनेगी या फीमेल बनेगी। वहीं अगर Y टाइप का स्पर्म किसी भी X से मिलेगा तो XY बनेगा, यानी कि लड़का होगा। यानी कि लड़की या लड़का होने का जो निर्धारण है वो पुरुषों का या मेल्स का Y गुणसूत्र करेगा। यहाँ लिंग निर्धारण का काम पुरुषों का Y क्रोमोसोम करता है, मादा का यहाँ कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मादा के पास दोनों अंडे XX प्रकार के हैं बेटा। मादा के पास दोनों सिचुएशन XX प्रकार की है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की या लिंग निर्धारण की, कि जन्म किसका होना है, लड़की का होना है या लड़के का होना है, ये डिपेंड करेगा नर के Y क्रोमोसोम पे। डन? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तो फटाफट से लाइक कीजिए। चलिए, मतलब अगली पीढ़ी में लड़की या लड़का होने के चांसेस 50-50 होते हैं, चाहे संतति के पहले से कितने भी बच्चे हों। क्योंकि पूछा भी जा चुका है एक बार कि पहले से किसी दंपत्ति की 2 लड़कियां हैं, अगली बार लड़का या लड़की होने की संभावना कितने प्रतिशत है। पहले से किसी दंपत्ति की 3 लड़कियां हैं, अगली बार लड़की या लड़का होने की संभावना कितने प्रतिशत है? 25%, 50%, 75% या 100%। तो आप जवाब देंगे अगली बार लड़का होने की संभावना कितने प्रतिशत है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि वो यहाँ पे अपना सही जवाब देंगे। जब नहीं बनेगा तो मैं, पहले से 2 लड़कियां हैं, अगली बार लड़का होगा, इसकी संभावना कितने प्रतिशत है, ये आपको बेटा कमेंट करके बताना है परसेंटेज में, है ना। तुम लोग खूब प्रेडिक्शन करते हो ना, लड़का होगा, लड़की होगी, लड़की होगी, लड़का होगा, मतलब तुक्के लगाते हो, है ना, जुआ खेलते हो तरीके से। तो वो यहाँ खेलो, बताओ मुझे नेक्स्ट टाइम लड़का होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। तब तक हम समझेंगे कीटों में होने वाला लिंग निर्धारण। तब तक हम समझेंगे कीटों में होने वाला
लिंग निर्धारण। डन, ठीक है। चलिए, कीट जो होते हैं ना, कीट जो होते हैं उनमें, एक सेकंड बेटा, कहाँ थे हम? हमने टिड्डे में पढ़ लिया, कीटों में, हाँ नर में पढ़ लिया, मादा में। अब कीटों में देख लो, कीटों में देख लो। कीट में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, जो नर कीट होता है, जो मेल इंसेक्ट होता है, उसमें XO प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, और जो फीमेल कीट यानी कि मादा इंसेक्ट होती है, उसमें XX प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। जब युग्मक जनन होगा, जब युग्मक जनन होगा तो इधर XO बनेगा, लेकिन इधर XX बनेगा। मतलब अगर ये वाला X किसी भी X से मिलेगा तो XX वाली पोजीशन यानी कि मादा कीट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बच्चा? मादा कीट का। लेकिन बाई चांस, लेकिन बाई चांस ये O किसी भी X से मिल गया तो बनेगा XO, और XO का मतलब है, XO का मतलब है नर कीट का निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार से कीटों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार से कीटों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती। बहुत गलत बात है, तुम लोग बिल्कुल नहीं बता रहे हो कमेंट करके, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, हम ही जवाब दे देंगे। इस प्रकार से कीटों में कौन सी प्रक्रिया हो रही है बेटा? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो रही है। ये तो हो गया नर विषम युग्मकता का उदाहरण। ये किसका उदाहरण है? नर विषम युग्मकता का, है ना। ये किसका उदाहरण है? नर विषम युग्मकता का। अब इसे उठा के इधर बाजू में फेंक दो। मादा विषम युग्मकता, मादा विषम युग्मकता, जिसका उदाहरण है पक्षी। और हम पक्षी पढ़ेंगे पक्षी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। पक्षी में होने वाला लिंग निर्धारण, मुर्गियों में होने वाला लिंग निर्धारण और इसकी प्रक्रिया। ठीक है, अब क्या होता है ना, क्या होता है ना कि पक्षी में जो मादा पक्षी है बेटा वो ZW वाली है, और जो नर पक्षी है ना वो ZZ वाला है, ZZ वाला है। अब अगर ZW में युग्मक जनन होगा तो Z और W अलग अलग हो गए, ZZ में होगा तो ZZ अलग अलग हो गए। अब अगर ये Z इस Z से मिलेगा तो ZZ बनेगा, लेकिन अगर ये W इस Z से मिल गया तो ZW बनेगा। फिर इसी प्रकार Z इस Z से मिल गया तो ZZ, और ये वाला Z इस W से मिल गया तो ZW। मतलब दो दो संभावना यहाँ पे भी होगी। अगर Z Z से मिला तो यहाँ बनेगा मादा पक्षी, ओ सॉरी नर पक्षी, यहाँ बनेगा नर पक्षी मेल वर्ड, और यहाँ बनेगा फीमेल वर्ड मादा पक्षी। और इस प्रकार का लिंग निर्धारण पक्षियों में, चमगादड़ में, सॉरी पक्षियों में, मुर्गियों में, इन सब में पाया जाता है। आई होप सो आपको क्लियर है ना। आई होप सो आपको पक्षी में होने वाला लिंग निर्धारण समझ में आ गया। इफ यस तो हम वापस आते हैं यहाँ, और यहाँ हम समझेंगे आगे की कहानी। यहाँ हम समझेंगे आगे की कहानी। चलिए, हम समझने वाले हैं मधुमक्खी में होने वाला
लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में होने वाला लिंग निर्धारण। चलो बेटा, मैंने ना पेजेस ज़्यादा लेना भूल गई, कोई बात नहीं, हम यहीं कवर कर देंगे। नर और मादा, यहाँ पे मादा था, यहाँ पे नर थे जिसे हमने मेल कहा था। जो मादा थी, जो विषम युग्मजी थी, नर जो थे अभी वो सम युग्मजी थे। इसका उदाहरण आपने लिया मोर, मुर्गी, पक्षी। और अगर मादा ZW वाली है तो जो नर था बेटा वो ZZ वाला था, नर जो था वो ZZ वाला था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ चुके। अब हम समझेंगे आगे की कहानी जो कि है मधुमक्खी या मधुप में लिंग निर्धारण, है ना, लिंग निर्धारण। चलिए बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन समझ रहे हैं हम। मधुमक्खी में जो मादा मक्खी होती है, मादा मधुमक्खी होती है, वो होती है रानी, जिसे कहा जाता है श्रमिक, जिसे कहा जाता है श्रमिक। और जो नर होते हैं उन्हें कहते हैं ड्रोन। नर को क्या कहते हैं? ड्रोन। जो मादा मधुमक्खी है वो 32 क्रोमोसोम वाली होती है और जो नर होता है वो सिर्फ 16 क्रोमोसोम वाला होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मधुमक्खी की, है ना, ध्यान से समझिएगा। जो मादा मधुमक्खी है उसको रानी मक्खी कहते हैं और इसके पास 32 क्रोमोसोम, 16 का दुगना, 16 जोड़ी यानी कि 32 क्रोमोसोम होते हैं और इनके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं जो नर ड्रोन होते हैं उनके पास। अब अगर जो रानी मक्खी है यानी कि जो श्रमिक है, 32 क्रोमोसोम, ये युग्मक जनन करे तो 2 प्रकार के अंडे देगी जिसमें 16-16 गुणसूत्र होंगे। लेकिन जो नर, यहाँ अर्धसूत्रण हुआ है बेटा, यहाँ जो हुआ है वो कौन सा है? अर्धसूत्रण है, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन नर जिसके पास ऑलरेडी 16 है, ये समसूत्रण करके ही शुक्राणुओं का निर्माण करेगा, अंडों का निर्माण करेगा। इसके पास 16 ही क्रोमोसोम होंगे। अब अगर ये 16 क्रोमोसोम वाली इस 16 से मिलेगी तो 16 और 16 मिलकर हो गए 32। उल्टा ले लिया मैडम ने, इस 16 को ही इस 16 से मिलना पड़ेगा, है ना। अब अगर ये 16 वाला इस 16 से मिले, नर का ये 16 गुणसूत्र वाला अंडा इस 16 गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिले तो 16 और 16 मिलकर हो जाते हैं 32। और 32 का मतलब वापस से कौन मिल गई? रानी, जिसे हम कह रहे हैं मादा मक्खी या श्रमिक। वहीं 16 गुणसूत्र वाला जो अंडा है रानी मक्खी का, जब ये ग्रोथ कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, तो 16 ही गुणसूत्र वाले नर ड्रोन का निर्माण करता है। इस प्रकार से मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ध्यान से समझना, ज्यादातर प्रकृति में नर विषम युग्मजी होते हैं। नर जो होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं, मादा सम युग्मजी होती है। नर के पास लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र है, मादा के पास नहीं है, वो सेम टाइप के युग्मक लेके पैदा हुई है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मादा मधुमक्खी हो गया, रानी जो श्रमिक होती है, फिर पक्षी हो गए, फिर पक्षी नहीं, इंसान हो गए, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, चमगादड़ है, स्तनी वर्ग है, इन सब में नर जो हैं वो लिंग निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन पक्षी और जो मधुमक्खी है इनमें मादा लिंग का निर्धारण कर रही है। मादाएं जो हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कर रही है और ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जो नर ड्रोन होता है इसका कोई पिता नहीं होता। देखो, रानी मक्खी ने जो अंडा दिया था उसी से नर ड्रोन बना है, तो नर ड्रोन का कोई पिता नहीं होता। लेकिन
इसका दादा होता है या इसके पोते होते हैं, या तो इसका दादा होगा या इसके पोते होंगे, इसका कोई पिता या इसका कोई पुत्र नहीं होता। अब नर ड्रोन वापस से किसी पुत्र को जन्म दे सकता है क्या? नहीं, वापस से रानी मक्खी 16-16 में बटेगी, है ना, ये 16 ही वाला शुक्राणु बनाएगा। जब इस 16 से ये 16 मिलेंगे तब जाके 16-16 32, यानी कि फिर से रानी बन जाएगी। और जब ये 16 वाला वृद्धि कर लेगा तो बना लेगा नर ड्रोन, बना लेगा, नर बना लेगा, है ना, नर बना लेगा। तो मुझे बताओ इस नर का कोई बेटा हुआ क्या? नहीं, इस नर ने केवल युग्मक जनन के दौरान 16 गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु बनाया। इस 16 से ये रानी का 16 वाला अंडाणु मिला, 16 और 16 32 हो गए, वापस से रानी मक्खी का निर्माण हो गया। तो इस नर का कोई पिता भी नहीं होता बेटा और कोई पुत्र भी नहीं होता, लेकिन इसके दादा और पोते संभव हैं, दादा और पोते संभव हैं, और ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो आज हमने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ा है लिंग निर्धारण, जिसकी शुरुआत हैकिंग ने की 1819 में कीटों के प्रयोग के दौरान, जब इन्होंने देखा कि कीटों में शुक्राणु जनन के दौरान दो अलग अलग टाइप के शुक्राणु बन रहे हैं, 50% में एक्स बॉडी है, 50% में एक्स बॉडी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भैया कुछ तो लोचा है। इस एक्स बॉडी को बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने एक्स क्रोमोसोम नाम दिया और इस प्रकार से एक्स क्रोमोसोम की खोज हुई। बाद में जाना गया कि भैया जो लिंग निर्धारण है वो दो टाइप की विधियों से संभव है। पहली विधि है नर विषम युग्मकता, जिसमें नर जो है वो लिंग का निर्धारण करते हैं, क्योंकि नर विषम युग्मजी होते हैं। जैसे मनुष्य में नर विषम युग्मजी है, कीटों में नर विषम युग्मजी है, फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी नर विषम युग्मजी है। बट व्हाट अबाउट फीमेल? मादाएं जो होती हैं इन सभी में वो सम युग्मजी होती है, उनमें एक ही टाइप के युग्मक होते हैं। इवन लिंग गुणसूत्र में भी एक ही टाइप के युग्मक होते हैं, ठीक है, XX ही होता है। तो यहाँ पे नर जो है, पुरुष प्रधान समाज कह लो आप इसे, यहाँ पे नर ही क्या कर रहा है? लिंग निर्धारण करने का काम कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं सृष्टि में हर एक उसमें नर ही लिंग का निर्धारण करे, कुछ जीव ऐसे भी है जिनमें फीमेल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है। फॉर एग्जाम्पल मुर्गियों में, मोर में, पक्षियों में या पक्षियों में, इन सब में मादा जो है, फीमेल जो है वो लिंग का निर्धारण कर रही है बच्चा। यहाँ पे फीमेल जो है वो ZW गुणसूत्र वाली है, जबकि नर जो है वो समयुग्मजी है, ZZ वाले हैं। तो फिर हमने इनमें भी आगे जाके लिंग निर्धारण समझा। साथ ही मधुमक्खी, मधुप में भी मादा मक्खी जो होती, श्रमिक जो होती है वो 32 गुणसूत्र वाली है, जबकि नर जो है वो 16 गुणसूत्र वाला है। तो इसमें गुणसूत्र के द्विगुणन से, गुणसूत्र की संख्या बढ़ने से ही रानी मक्खी बनेगी। अदरवाइज रानी मक्खी जो 16 गुणसूत्र वाला अंडा देगी वो खुद ही अगर विकसित हो जाए तो वो खुद नर बना देगा, और इसका 16 वाला अंडा जो है वो नर ड्रोन के 16 वाले से मिलेगा, तब जाके रानी श्रमिक का निर्माण होगा, रानी मक्खी का निर्माण होगा। क्योंकि रानी के पास 32 गुणसूत्र होने चाहिए, जबकि जो मेल होते हैं उनके पास केवल 16 गुणसूत्र होने चाहिए। आई होप सो क्लियर है बेटा। फिर आपने समझा कि किस प्रकार से मधुमक्खी एवं फल मक्खी में लिंग का, मनुष्य एवं फल मक्खी में लिंग का निर्धारण होता है। और इस क्वेश्चन का जवाब होगा बच्चों जो तुमने अभी तक नहीं दिया 50%। पहले से कितने भी बच्चे हों, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, अगली बार लड़का या लड़की होने की संभावना हमेशा 50% होगी। XX मिलेगा तो लड़की होगी, XY मिल गया तो लड़का होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। तो चांसेस कितने हैं? 50-50, वो तो लिख के दिया था मैंने ऊपर। कितने प्रतिशत संभावना है? 50% संभावना है। और लास्टली हमने पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझी और कीटों में भी समझी। तो आज का ये पूरा जो आपने पढ़ा है बेटा, इतना सारा, वो सब आपको पूरा डिटेल में लिख के अच्छे से नोट्स बनाते हुए समझना है। पेज नंबर 79 एनसीईआरटी में 78, 77, 78, 79 में डिटेल में दिया हुआ है, वहां पे भी पढ़ सकते हो यहाँ से पढ़ते हुए। तो आई होप सो मजा आया होगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके जाना। बहुत एनर्जी लगती है पढ़ाने में, है ना। थक के बिल्कुल शरीर बोलता है कि मैडम अब बस करो, हो गया, है ना, अब
रहने दो, पैर में गोले बन जाते हैं, कमर टूटने लग जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है भाई, लेकिन क्लास लेनी हम बंद नहीं करते, तो थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मज़ा आया होगा तो प्लीज़ बेटा लाइक कर देना। थोड़ा बहुत अगर हमसे क्या बोलते से सहानुभूति हो, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए सब्सक्राइबर हो, नए बच्चे हो जो जुड़े हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आप तक टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और नोट्स वगैरह की अगर आपको ज़रूरत है, नए बच्चे हो, आपने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और नहीं लेना चाहते हो, XYZ जो भी रीज़न हो, तो आप हमसे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। डेली क्लास लगाओ, लाइव रिकॉर्डेड आपको अभी मिल नहीं रहे हैं, एक दिन बस मिलते हैं 24 घंटे के लिए, वो भी अपने एप्लीकेशन पे। आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सरल एकेडमी का, और उसकी सारी जानकारी आपको सामने दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। तो कोई अगर जानकारी तुम्हें चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है 7024066348, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।